हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th का जो टॉपिक स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेसेस, उसमें न्यूट्रिशन के टॉपिक को मैंने प्रोसीड किया था, जिसमें न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म चल रहा था। उसमें से भी मैंने यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिशन को कंप्लीट किया था, जिसमें आपको अमीबा और पैरामीशियम की न्यूट्रिशन की स्टडी किया था। आज मैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन को स्टडी करने के लिए जा रहा हूँ कि आखिर ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे एकम्प्लिश होता है, कैसे इंजेशन होगा, किस प्रोसेस, डाइजेशन का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से एसिमिलेट होगा फूड, और फिर इंजेशन का क्या प्रोसेस है। बेसिकली ह्यूमन ऑर्गेनिज्म एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एक खास बातें हैं कि इनके सारे जो प्रोसेसेस हैं वो एक पार्टिकुलर एक स्पेसिफिक सिस्टम में होता है, और वो भी वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है, जिसमें कि डिफरेंट ऑर्गन इंक्लूड होता है, और हर वो ऑर्गन एक पार्टिकुलर फंक्शन करता है उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो आज स्टडी करने में जा रहा हूँ क्या, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। मैंने कहा है कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से है, और इसमें प्रोसेस होने के लिए कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है। तो सबसे पहले हम क्यों ना न्यूट्रिशन के जो सिस्टम है, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, उसकी स्टडी कर ले। डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली दो पार्ट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें मेनली दो पार्ट मुझे मिलते हैं। एक को मैं बोलता हूँ एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा जो पार्ट है उसे कहा जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इंक्लूड होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दोनों कंबाइंड होकर के डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, और डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल के साथ ही डाइजेस्टिव ग्लैंड अपना फंक्शन को परफॉर्म करती है, जिसकी वजह से फूड डाइजेस्ट होता है और ह्यूमन में न्यूट्रिशन एकम्प्लिश होता है। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल की स्टडी करते हैं। डायग्रामेटिक मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप इसे ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली क्या है। बेसिकली एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो एक्सटेंडेड है फ्रॉम माउथ टू एनस। ठीक है, उसके बाद इसकी स्टडी करने के बाद मैं डाइजेस्टिव ग्लैंड की स्टडी करूंगा। आप डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। डायग्राम वैसे मुझसे बनता नहीं है, तो आप बेटर डायग्राम की एक्सपेक्टेशन नहीं करिएगा। ये कुछ इस प्रकार से एक ह्यूमन का ये हेड रीजन है, ये माउथ है, और माउथ के पास से ही एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है। इस कैविटी को मैं कहता हूँ ओरल कैविटी। ये क्या कहलाता है? ओरल कैविटी कहलाता है। ओरल कैविटी है। बेसिकली इसमें टीथ होते हैं और टंग होता है। ठीक है, टीथ एंड टंग। टीथ मैस्टिकेशन का काम करता है, और टंग जो है उस फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करता है। अभी हम इनके प्रोसेस को पढ़ेंगे कि टंग का क्या रोल है, टीथ की क्या रोल है। और फिर इसी ओरल कैविटी से एक कॉमन पैसेज निकलती है। कॉमन पैसेज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें फूड भी और एयर भी होता है। इस कॉमन पैसेज को फेरिंग्स कहा जाता है। फेरिंग्स कहा जाता है, और इस फेरिंग्स में कॉमन पैसेज इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें फूड भी है एंड एयर भी है। ठीक है, और फिर यहीं से एक एपिग्लोटिस होती है, जहाँ से विंड पाइप अलग होता है और फूड पाइप अलग होता है। अभी मैं फिलहाल फूड पाइप बना रहा हूँ, जिसे कहा जाता है ईसोफेगस। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस, जो मेनली 25 सेंटीमीटर का होता है। ईसोफेगस इन जनरल ये ह्यूमन में 25 सेंटीमीटर की होती है, और इसका एक और नाम है, डेट इज क्या, फूड पाइप। ठीक है, अब ईसोफेगस से ही
एक जे शेपेड स्ट्रक्चर होती है जो सैक लाइक है। इस जे शेपेड स्ट्रक्चर को स्टोमक कहा जाता है। इसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं। इस जो ऊपर वाला पार्ट है इसे फंडस कहते हैं। और इसे ये कार्डियो है और बीच वाले पार्ट को फंडस बोलते हैं और ये पाइलोरी। और ये तीनों मिल करके एक जे शेप का स्ट्रक्चर बनाता है। ये स्ट्रक्चर स्टोमक का है। और इसी स्टोमक से स्फिंक्टर लगा होता है। लाइक ये वाल्व है जो फूड को एंट्री तो देता है लेकिन इसके एक्सपेल्ड आउट ना हो इसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है जिसे कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर है। ये अभी जगह जगह स्फिंक्टर आएगा। फिर यहीं से ये सी शेपेड स्ट्रक्चर जिसे आप डिओडेनम बोलते हैं और फिर कुछ इस तरीके से ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है। इस क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये डिओडेनम है। डिओडेनम जो सी शेप का होता है और ये स्मॉलेस्ट पार्ट भी है। ये आप ध्यान रखेंगे, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और इस वाले रीजन को कहा जाता है जेजुनम। और यहाँ पर है इलियम। इलियम बेसिकली लार्जेस्ट पार्ट है। इसी स्मॉल इंटेस्टाइन से एक सिग्मोइड स्ट्रक्चर है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि स्फिंक्टर लगा हुआ है। इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर। सॉरी, इस स्ट्रक्चर को मैं इधर ड्रॉ करता हूँ। पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है इसे। फिर ये सिग्मोइड स्ट्रक्चर जो है इसे कहते हैं सीकम। और सीकम के पास से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है जिसे अपेंडिक्स कहा जाता है। और इसी सीकम के पास से ही लार्ज इंटेस्टाइन आप देखिए कि नीचे से ये ऊपर जा रहा है, कहीं ना कहीं ये असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। इसे कहा जाता है असेंडिंग कॉलोन। क्या बोलते हैं? असेंडिंग कॉलोन। और फिर इस तरीके से ट्रांसवर्स कॉलोन निकलता है और ट्रांसवर्स कॉलोन से ये फिर आपको डिसेंडिंग कॉलोन का फॉर्मेशन करता है। ये थोड़ा सा जो लिखा है इसको ये ट्रैप कर रहा है। फिर यहाँ पर एक सिग्मोइड स्ट्रक्चर होती है और यहीं से फिर एनस का फॉर्मेशन होता है। एनस में भी स्फिंक्टर है यहाँ पर। इसको बोलते हैं एनल स्फिंक्टर। ठीक है, और बेसिकली ये जो पार्ट है ये एनस है। और ये जो आपने देखा डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, ये तीनों मिला करके इंक्लूडेड हैं जिसे कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो ब्लैक कलर का आपने देखा इसे बोलते हैं डिसेंडिंग कॉलोन। डिसेंडिंग कॉलोन। और ये वाला जो पार्ट है ये है असेंडिंग कॉलोन और ये है ट्रांसवर्स कॉलोन। बेसिकली असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन एंड डिसेंडिंग कॉलोन तीनों मिल करके लार्ज इंटेस्टाइन का फॉर्मेशन करता है। तो अब मैं डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा आपको और डिस्क्राइब कर देता हूँ कि ये किस तरीके से बना हुआ है। सबसे पहले तो ये माउथ है। माउथ के पास से एक ओरल कैविटी निकली है। इस ओरल कैविटी में टीथ एंड टंग प्रेजेंट होते हैं और यहाँ से फिर एक कॉमन पैसेज है जिसे हम फेरिंग्स बोलते हैं। कॉमन पैसेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें फूड और एयर दोनों ही इसी पाइप से
पास होती है। उसके बाद मैंने कहा है कि एक स्पेशल जो फूड पाइप अलग हो जाता है, विंड पाइप अलग हो जाता है। इस डायग्राम में मैंने सिर्फ फूड पाइप को बनाया है। ईसोफेगस इसे कहा जाता है। यह जनरली 25 सेंटीमीटर का होता है, जिसे फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी ईसोफेगस से एक जे शेपेड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे कहा जाता है स्टोमक। स्टोमक का 3 पार्ट होता है, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरी। ये तीनों मिलकर के एक जे शेप स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम बोलते हैं स्टोमक। और यहाँ पर स्फिंक्टर है, यहाँ भी स्फिंक्टर है। स्फिंक्टर का काम बेसिकली गार्ड का है। ये फूड को पास करने देगा या नहीं देगा, ये इस पर कंट्रोल करता है। उसके बाद इस वाले स्फिंक्टर को बोलते हैं पाइलोडिक स्फिंक्टर। नाम बेसिकली इसके एरिया पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है और इसोफेगस है, तो मैंने कहा कि गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर है। यहाँ पे पाइलोडी है, तो इसे कहा गया है क्या, पाइलोडिक स्फिंक्टर। उसके बाद देखिए, यहीं से स्टोमक से ही एक सी शेपेड स्ट्रक्चर निकला, जिसे कहते हैं डिओडेनम। ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। और फिर पूरी जो है क्वेलिंग होती रहती है, क्योंकि ये काफ़ी लार्ज, इनकी जो लेंथ है वो लार्ज है, इस वजह से इसकी क्वेलिंग होती है ताकि वो अपने बॉडी में फिट हो सके। एक तो हो गया आपका जेजुनम ये, और उसके बाद फिर इलियम है। इलियम ये लार्जेस्ट पार्ट है। यहीं से फिर सीका निकलता है। मैंने इसे डिनोट नहीं किया, आप देख लीजिए। इसे बोलते हैं सीकम, और ये है आपका अपेंडिक्स। अपेंडिक्स वैसे अभी हमारे बॉडी में इसका यूज है नहीं, इसीलिए इसे वेस्टिजियल ऑर्गन भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ से सीकम से और अपेंडिक्स के पास से ही लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट जो है वो निकले हैं। ये से कहा जाता है असेंडिंग कॉलोन। असेंडिंग कॉलोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, और ये ट्रांसवर्स सेक्शंस में है, इसलिए इसे ट्रांसवर्स कॉलोन कहते हैं। उसके बाद फिर ये आपका हो गया डिसेंडिंग कॉलोन। तो ये बातें हुई अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर के। मैं थोड़ा सा इसे यहाँ से रब कर रहा हूँ कि ये स्मॉलेस्ट लिखने के बाद जो मैंने लिखा है उसे रब कर रहा हूँ, ताकि इसी साइड आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी आ जाए। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को देखिए, ये तो आपका था क्या, एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव ग्लैंड जगह जगह की बात है। हर वो एरिया के अकॉर्डिंग से ये हर वो पार्ट के अकॉर्डिंग से यहाँ पर ग्लैंड्स होते हैं। जैसे माउथ की अगर बात करें तो माउथ में जो ग्लैंड है वो आपका है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स, इस ग्लैंड से सलाइवरी एमाइलेज का सिक्रीशन होता है। किसकी सिक्रीशन होती है, सलाइवरी एमाइलेज। ये करता क्या है, यही सलाइवरी एमाइलेज पार्शियल डाइजेशन करता है। किसका, तो स्टार्च का। किसमें, माल्टोज में, ठीक है। यह हो गया माउथ पे। माउथ के बाद जो नेक्स्ट मुझे ग्लैंड मिलता है वो है आपका स्टोमक। स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड से बेसिकली पेप्सिन का सिक्रेशन होता है, और ये पेप्सिन करता है प्रोटीन का डाइजेशन। किसका डाइजेशन करेगा, ये प्रोटीन को डाइपेप्टाइड्स में चेंज कर देता है। मतलब पार्शियल डाइजेशन हो गया किसका, प्रोटीन का, डाइपेप्टाइड में। स्टोमक के बाद से अभी आपने देखा कि ये फूड माउथ में है, माउथ के बाद से ये स्टोमक, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की बारी आती है। लेकिन इसी पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, और ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि HCl की सिक्रेशन करती है। लेकिन खतरनाक बात ये कि HCl काफ़ी कंसनट्रेटेड होता है। ये अगर इस स्टोमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, इट में भी ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को ही डिफॉर्म कर दे, वो उसको ही डाइजेस्ट कर सकता है। वो इस वजह से इसे प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर म्यूकस का भी सिक्रीशन होता है, जिसके वजह से आपका ग्लैंड्स जो है वो प्रोटेक्ट रहता है, ये उसको डाइजेस्ट होने से प्रिवेंट करता है। यही एक वजह है जिसके कि आपने जैसे मीट खाया, मीट को तो डाइजेस्ट कर लिया, लेकिन आपका स्टोमक खुद भी एक नॉनवेज वाली पार्ट थी, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसको बचाने का काम म्यूकस ने किया है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक तो पेप्सिन का सिक्रीशन हुआ है, दूसरा HCl और म्यूकस का। लेकिन ध्यान रहे, पेप्सिन ही एंजाइम है, HCl म्यूकस एंजाइम नहीं है।
HCl एसिड है वो केवल इसलिए इसका सिक्रीशन होता है क्योंकि पेप्सिन एसिडिक मीडियम में काम करती है, इसे एक्टिवेट करने के लिए HCl का सिक्रीशन हुआ है। क्योंकि यह हाईली कंसंट्रेटेड होता है, यह डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को नुकसान कर सकता है, इसको बचाने के लिए ही म्यूकस का सिक्रीशन होता है। अब फूड अगर स्टोमक से आ जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है और इस ग्लैंड से तीन जूस का सिक्रीशन होता है जिसे इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन करता है, ये तीनों आपको मैं अलग अलग बता रहा हूँ। एज लगा है सब में, मतलब वो उसी को तोड़ेगा। एक तो है माल्टेज, दूसरा है लैक्टेज और फ्रुक्टेज, ये तीनों इंटेस्टाइनल जूस है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड आता है, यहाँ पर कहीं ना कहीं कंप्लीट डाइजेशन होना होता है। तो कंप्लीट डाइजेशन होने के लिए और भी जो हमारे ग्लैंड्स हैं वो अपना एक्टिवेट रोल परफॉर्म करता है। उसमें से एक है लीवर। लीवर एक ग्लैंड है जो बाइल जूस का सिक्रीशन करती है। और उसके बाद पेनक्रियाज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है इनके डाइजेशन। पेनक्रियाज एक नहीं, दो नहीं, तीन एंजाइम का सिक्रीशन करता है। एक तो एमाइलेज का सिक्रीशन कर रहा है, दूसरा ट्रिप्सिन का सिक्रीशन करता है और थर्ड लाइपेज का सिक्रीशन करता है जो फैट को डाइजेस्ट करता है। इस तरीके से आपने पूरी की पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम को देखा। इस सिस्टम में सबसे पहले वाले पार्ट में मैंने एलिमेंट्री कैनाल को बनाया है, उसके बाद दूसरे वाले पार्ट में मैंने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को बनाया है। एलिमेंट्री कैनाल को तो मैंने आपको 2 बार डिस्क्राइब कर चुका हूँ और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। एक तो माउथ है, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी अमाइलेज का सिक्रीशन होता है, यह स्टार्च का पार्शियल डाइजेशन करके माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है। दूसरा, फूड माउथ से स्टोमक में आया है, यहाँ पर बैठा नहीं रहेगा। स्टोमक में भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड से पेप्सिन का सिक्रीशन होता है जो प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करके डाइपेप्टाइड्स में चेंज किया है। लेकिन खास बात, पेप्सिन उसी मीडियम में काम करती है जो एसिडिक हो। एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए गैस्ट्रिक ग्लैंड ने HCl का सिक्रीशन कराया, लेकिन HCl काफ़ी कंसनट्रेटेड एसिड होता है तो ये अपने स्टोमक को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस का भी सिक्रीशन करती है। उसके बाद फिर फूड आ जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं जहाँ से इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन होता है। ये माल्टेज, लैक्टेज और फ्रुक्टेज जैसे जूस या एंजाइम कहें इसकी सिक्रीशन होती है। फिर लीवर की भी बारी आती है। लीवर ने अपना बाइल जूस का सिक्रीशन किया है। ध्यान रहे, लीवर हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है और ऐसा नहीं है कि वो केवल बाइल जूस का सिक्रीशन करती है। अभी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात हो रही है इसलिए मैं बाइल जूस कह रहा हूँ। बाकी लीवर जो है कई अदर एंजाइम का भी सिक्रीशन करता है, बहुत सारे केमिकल का सिक्रीशन लीवर पर सिक्रीट करती है। मैं सारे को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में मुझे बाइल जूस का काम है, इसलिए मैंने केवल बाइल जूस लिखा है। पेनक्रियाज से तीन एंजाइम का सिक्रीशन होता है। एक तो एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन कराएगा, और फिर ट्रिप्सिन प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन करता है। लाइपेज से फैट का डाइजेशन होता है। इस तरीके से आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ। अब आप प्रोसेस को देखिए कि फूड की डाइजेशन आखिर हुई कैसे हमारी बॉडी में। वैसे एक बात है, जब हम खाना खाते हैं अपने प्लेट में डिफरेंट फूड को डिफरेंट साइड में रखते हैं। अगर आप दाल चावल और पनीर खा रहे हैं तो पनीर अलग, दाल अलग, चावल अलग, सलाद अलग। लेकिन जब खा रहे हैं सभी कॉमन ट्रैक में जा रहा है तो क्यों ना सबको एक कॉमन टेक्सचर में लाना होता है। सबकी साइज को सेम करनी पड़ती है। एक टेक्सचर में लाने के लिए इसमें रोल परफॉर्म करता है टीथ उसे बाइट करके, इसे च्यूइंग करके ये अपने साइज को एक कॉम्बिनेशन में मिलाता है। लेकिन एक ये भी बात है कि आपने जो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा है कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इस ट्यूब की एक खास बात है कि इनर जो इनकी लिनिंग है वो काफ़ी स्मूथ है। इस वजह से उस फूड को वेटी करना होता है, उसे गीला करना होता है और ये गीला होता है सलाइवा से।
सलाइवा का सिक्रीशन सलाइवरी ग्लैंड करती है और उसके बाद उस सलाइवा को मिक्स करने का काम टंग का करता है। आप देख रहे हैं कोई भी खाली नहीं बैठा है, टीथ अपना काम कर रही है च्यूइंग करके। उसके बाद उसको वेट करना था, सलाइवरी ग्लैंड्स ने दिया है, लेकिन फिर टंग ने कहा कि चलो ठीक है इसको मिलाया जाए। और फिर ये बोलस का मूवमेंट कॉमन पैसेज से होते हुए इसोफेगस से होते हुए स्टोमक में आती लाने के लिए ध्यान रहे। यहाँ पर एक फोर्स, एक मूवमेंट होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांसन की। इस मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये कुछ इस तरीके से होता है, कभी कंट्रैक्ट कभी एक्सपांड, कभी कंट्रैक्ट कभी एक्सपांड, और इस प्रकार से फूड ऊपर से नीचे मतलब स्टोमक में। यहाँ पर स्फिंक्टर लगा, एक बार फूड स्टोमक में आई है वापस नहीं जाएगी। लेकिन आप अगर एक्सेस फीड करते हैं, कभी कभी ये बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है यह फूल जाता है, फूलने की वजह से स्फिंक्टर खुलता है और फिर हो सकता है कि ये वोमिटिंग हो जाए। तो ये वोमिटिंग अगर होता है तो आपका ये गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर के ओपन होने से खुलता है। जब स्टोमक में आया है, यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने पेप्सिन का सिक्रीशन किया है और इस पेप्सिन के सिक्रीशन को चर्निंग प्रोसेस से एक अच्छे से इसकी मिक्सिंग होती है। जिस प्रकार से आप खाना बनाते हैं उसमें मसाला को अच्छे से मिक्स किया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ भी पेप्सिन अच्छे से मिक्स होती है। लेकिन ख़ास बात ये कि पेप्सिन तभी एक्टिवेट होता है जब इसको एसिडिक मीडियम मिलता है। इसके लिए गैस्ट्रिक ग्लैंड HCl का सिक्रीशन की है और उसे बचाने के लिए म्यूकस का भी सिक्रीशन करता है। मतलब दर्द भी यहीं, दवा भी यहीं। बात समझ में आ रही है? उसके बाद स्टोमक में जब इनकी पार्शियल डाइजेशन होती है तो इसकी कंप्लीट डाइजेशन होने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन की बारी आई है। आज स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होना है, मतलब सारा प्रोसेस यहीं एकम्प्लिश होता है। तो बॉडी के जो अदर ग्लैंड्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं वो काफ़ी एक्टिवेट हो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में आया ही तो था, लीवर भी एक्टिवेट और पेनक्रियाज भी एक्टिवेट हुआ है। जो फूड स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आई है वो एसिडिक मीडियम में है। यहाँ पर प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं और फैट्स भी हैं, लेकिन सबकी पार्शियल डाइजेशन हो चुकी है। यहाँ पर ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज ये तभी काम करता है जब बेसिडिक मीडियम हो, जब एल्केलाइन मीडियम हो, और ये एल्केलाइन मीडियम बाइल जूस प्रोवाइड करती है। और एक खास बात, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फैट है वो लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में है। ऐसे लार्ज ग्लोब्यूल के फॉर्म्स में एंजाइम प्रॉपर काम नहीं करता, बाइल जूस इसे ब्रेक करती है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है। जब इस बड़े मॉलिक्यूल से लार्ज ग्लोब्यूल से स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हुआ है, ये काम कर इस स्मॉल लार्ज से स्मॉल करने का काम वैसे तो बाइल जूस ने किया, और फिर ये बाइल जूस ने आपको बेसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड किया है, जिसके वजह से फैट की डाइजेशन जो है वो फैसिलिटेट होता है, वो आसानी से डाइजेस्ट हो पाता है। उसके बाद फिर पेनक्रियाज भी एमाइलेज दे रहा है, जिसके वजह से कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन होगा। ट्रिप्सिन प्रोटीन की कंप्लीट डाइजेशन करता है और लाइपेज फैट का कंप्लीट डाइजेशन करता है। यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में सभी अपने लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। ये कॉम्प्लेक्स फूड फॉर्म क्या है? जिस तरीके से आपने क्लास 8 के न्यूट्रिएंट्स चैप्टर में आपने पढ़ा है कि जब आप प्लांट से कोई फूड लेते हैं या तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है या प्रोटीन मिलता है या लिपिड मिलता है। ये लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और ये सभी ब्रेक होकर के सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। आप देखिए कौन कौन से मॉलिक्यूल्स बनते हैं स्मॉलर फॉर्म में। इसे मैं रब कर रहा हूँ और इसी जगह पे लिखा जाने वाला है कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या और सिंपलर फॉर्म क्या। इतना में ही आपको नज़र आ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जब टूटा है, बेसिकली यहाँ पर इस साइड पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म के बारे में लिख रहे हैं और इस साइड में सिंपलर फॉर्म के बारे में लिखा जा रहा है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म तो कार्बोहाइड्रेट है, ये कंप्लीट डाइजेशन होकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और उसी तरीके से प्रोटीन एमिनो एसिड में चेंज, सिंपलर फॉर्म। और लिपिड की अगर बात करें, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बनता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। मुद्दे वाली बात तो ये है, जो फूड आपने कंज्यूम किया था वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था और उनकी टेक्सचर भी अलग थी। टेक्सचर को तो माउथ में ही मेंटेन कर लिया गया हमारे टीथ ने
च्यूइंग प्रोसेस से उसके टेक्सचर को एक जैसे मिलाया, उनके साइज को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया, लेकिन उनकी जो केमिकल कंपोजिशन है डेट इज, अगर वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में है तो वो कार्बोहाइड्रेट ही है, प्रोटीन प्रोटीन के फॉर्म में ही था, लिपिड लिपिड के फॉर्म में ही था। अब सवाल ये कि जो फूड आपने लिया है वो एब्जॉर्ब होकर के एसिमिलेट होना चाहिए। एब्जॉर्ब तभी होता है जब वो सिंपलर फॉर्म में होता है, इसलिए ये डाइजेशन जैसी आफत की स्टडी आप कर रहे हैं। और इस डाइजेशन प्रोसेस से आपको पता चला ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में, प्रोटीन से अमीनो एसिड और लिपिड से फैटी एसिड, इसलिए डाइजेशन का डेफिनेशन कहा जाता है कि द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड मटेरियल इनटू अ सिंपलर फूड फॉर्म। आप देख रहे हैं कि ये पूरी डाइजेशन प्रोसेस होने के बाद ही ये कॉम्प्लेक्स फूड फॉर्म सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। अब जब डाइजेस्ट होकर के सिंपलर फॉर्म मिला है तो अगली स्टेप हमारा न्यूट्रिशन का वो ये है एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन की बारी होती है। एसिमिलेशन प्रोसेस को जानने के लिए आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर पे थोड़ी सी नज़र डालने पड़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसे विलाई कहा जाता है। ये पूरे सरफेस पर कन्वर्ट होता है जो इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। रेड कलर से बनाने का मतलब यह है कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है और इसी ब्लड वेसल्स से जितने भी सिंपलर फॉर्म से न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड, ग्लिसरॉल की बात होती, सॉरी ये मैंने स्टोमक में बनाया है, ये सारा का सारा ब्लड्स में एब्जॉर्ब हुआ है। और फिर ब्लड में इसका जो नेक्स्ट स्टेप आप पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, वहाँ पर आप स्टडी करेंगे कि इन न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करके मुझे एनर्जी मिलती है ऑक्सीडाइज होकर के, जिसे रेस्पिरेशन कहता है। नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन का ही है, वो मैंने यहीं से आपको प्रोसीड किया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई है, विलाई में एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन से वो रेस्पिरेशन में चला जाएगा। लेकिन उसका क्या, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल थे वो सबसे पहले तो लार्ज इंटेस्टाइन में आया है। लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पे वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एब्जॉर्ब होता है, देन फिर वो एनस के जरिए से और सारे वेस्ट जो मटेरियल्स हैं वो इजेक्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को इजेशन कहा जाता है। इस प्रकार से आपने ह्यूमन न्यूट्रिशन में पढ़ा कि इंजेक्शन करने के लिए आपने अपने हाथ से माउथ में फूड पार्टिकल्स को लिया था, उसके बाद डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए ओरल कैविटी से ही स्टार्ट हुआ और कंप्लीट कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन तक। लार्ज इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन फिर एब्जॉर्ब हुआ वाटर मॉलिक्यूल्स का कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। और इजेशन प्रोसेस के लिए एनस से जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से इजेक्ट हुआ फिकल मैटर के फॉर्म में। एब्जॉर्ब के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, मैंने एक बोला है लेकिन एक नहीं, ये पूरी सरफेस पर सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए होता है, जहाँ पर ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट हैं। और इसी ब्लड वेसल्स में ये जो सिंपलर फॉर्म आप देख रहे हैं दैट इज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये एब्जॉर्ब होता है और वहाँ रेस्पिरेशन प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होती है। अल्टीमेटली लाइफ प्रोसेस का मैंने आपको पहले भी कहा है कि लाइफ का ज़िंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है और ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी का होना ज़रूरी है। अब ये एनर्जी को फॉर्मेशन के प्रोसेस पे जाएगी, दैट इज रेस्पिरेशन। और इस प्रकार से आपका यहाँ पर ह्यूमन डाइजेशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। अगले प्रोसेस को मैं स्टडी करूँगा रेस्पिरेशन अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।